गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इकाई 8 गुलमग्न की खिड़की से एक रात। અહીંયા ગુલમગ્ન એક બરફવાળી જગ્યા છે, ત્યાં આપણા લેખક જાય છે અને ખિડકીની બહાર જોવે છે અને દ્રશ્ય કેવું હતું એ આ પાઠમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે। એના લેખક છે મોહન રાકેશ। गुलमग्न की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमग्न की प्रकृति स्वनियंद का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमग्न का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमग्न की एक रात का अकाल्पनिक सौंदर्य इनमें भूलाया ही नहीं जाता। હવે આપણે પાઠ જોઈએ કે આ પાઠમાં લેખક એમના પોતાના મંતવ્ય કીધા છે, તો શું કીધું છે આપણે જોઈએ। कुछ जगह होती है जिन्हें आँखें एक बार देखती है तो चौंक उठती है। बराबर, એવી કોઈ જગ્યા હોય, તમે પણ કંઈ ફરવા ગયા હોય, એ જગ્યા તમને આજે પણ યાદ હોય, બરાબર, ચોંકી જવાય એવી જગ્યા જોઈને। તો આપણા લેખક પહેલી વાર જાય છે ત્યાં ગુલમગ્ન, તો એ જોઈને ચોંકી જાય છે। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमग्न ऐसी जगह नहीं है कि गुलमग्न पहली बार આપણે જોયું તો એમના લેખકને કશું ગમ્યું નહીં, બરાબર, કેમ ના ગમ્યું જોઈએ। मैं जब पहली बार गुलमग्न गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घनी झुरमुट और बस। એટલે કે પહેલી વાર હું ગયો ત્યારે ખુલ્લું એક સપાટ મને દેખાયું, બસ મેદાન જેવું, બીજું કાંઈ જોવા મળ્યું નહીં। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमग्न देखाया था। ત્યારે કલાકની અંદર જ હું આખું गुलमग्न સ્થળ છે એ ફરીને આવ્યો હતો। मगर बाद में महीनों वहाँ पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देखा पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। એટલે પરિવારે ત્યાં રહે છે અને મહિના જેવું રહેશે ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે આ ગુલમગ્ન તો આખી જેટલું તમે રહો સમય ત્યાં સુધી એને પૂરું તમે જોઈ શકો નહીં। शायद यही कारण है कि गुलमग्न में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठने बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरफ, बराबर, પોતાને એમના જેવી રીતે જેવું દ્રશ્ય છે એવા જ વિચારો તમને આવે છે। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएँ, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, કે સવારે જ્યારે સૂરજ ઉગે ત્યારે પીળી જે ધૂપ આવે, તાપ આવે, એ પણ જોવાનો અનેરો આનંદ મળે છે। इसलिए जब व्यक्ति गुलमग्न में चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछोड़ने का अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। પણ એને ગુલમગ્નમાં બધા રહેતા, પણ એમના અપરિચિત જેવું જ ત્યાં વાતાવરણ, રોજ વાતાવરણમાં ચેન્જ થતો હોય છે। गुलमग्न में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली की आड़ पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आँखों मुग्ध એટલે મોહિત થઈ જવું, હોકર देखती रहती है। મોહિત થઈને આપણે જોયા જ કરીએ દ્રશ્યો, એવું વાતાવરણ છે તાનું। और फूलों में नए नए रंग भर जाती है। वातावरण में नई नई कूपणें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की दृष्टि होती है। હવે ત્યાં બરફીલો પડે છે, બરફ થાય એક બાજુ, પાછો ઓગળી જાય અને પાછા સૂર્યના કિરણો ગમે ત્યાંથી નીકળે, એના અલગ અલગ પીળો જે પ્રકાશ પડે એ જોવાનો આનંદ ઘણો સરસ, મજા આવે એવો છે। बादलों की पोटिकियों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे, બધા ઘાસ ઉપર બેઠેલા છે। दूर दूर पर सैलानियों એટલે જે ઘોડા ઉપર સવાર કરે એને, सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों की कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, बराबर, ત્યાં આગળ પેલા ઝાકળ પડે, બરફનો જે પાણીના ટીપા થઈ જાય સૂર્યના પ્રકાશથી, એ બિંદુઓ જોવાનો પણ આનંદ ઘણો મજા આવે, ઘાસ ઉપર ટીપા થઈ જાય। सहसा એટલે अचानक, प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, बराबर, प्रकाश પડે એટલે ધીરે ધીરે બરફ થયો હોય એ ટીપા સ્વરૂપે ઘાસ ઉપર પડે
छे। रंगीन बिंदियों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहाड़ से की फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमय आभा ओढ़ लेता है। मैदाने जाने सरस मजानी चादर ओढ़ी लीधी होय एवुं एमने लागी रह्युं छे। जाने प्रकाश पड़े पेला टीपा ऊपर पड़े એટલે कलरिंग टीपा लागे छे। अब चारों तरफ धुंध धुंध ही है और बेबस होकर फली पंखड़िया की पतली पतली नरम बाहें तब तक बादल बरसेगा, बाहें फैलाए रखेंगी ऐसी ही कोमल विस्मृति और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकने से फिरते हैं। भेड़ों और बकरिया के रेवट पगड़ियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी रोज दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। જ્યારે સવાર પડે ત્યારે જેને બોલે सपाट मैदान એવું लागे છે। गुलमग्न की इस रात मुझे कभी नहीं भूले कि आ रात हूँ क्यारेय नहीं भूली सकूँ। જ્યારે આપણા લેખક ખિડકીની બહાર ઊભા રહીને જુએ છે। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। होटलनी जे रूम थी एनी त्यां खिड़की थी, त्यां ऊभा था अपना लेखक मोहन राकेश। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। जोर थी फूल पवन फूंकातो तो नहीं घटा एमनी बाजू आवी रही थी। मैं प्रतिज्ञा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपनी लपेटे में ले कि क्यारे ए घटा मारी बाजू आवे ठंडो पवन અને ક્યારે મને લપેટેમાં ले। बरसती घटा में सिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से सिर आई और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। जिस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं अपने बराबर का होकर अपनी खिड़की में इसमें खड़ा हुआ बोल रहा था, आ मेरी तरफ आ। बराबर ये मोटे मोटे थी अपना लेखक राह जोईने बेही रहेला कि क्यारे पेली घटा मारी बाजू आवे अने मने स्पर्श थाय एने मने अड़े एम। आ एने बोलाववानो ट्राय करे कि तू मारी बाजू आ, तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेजी थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेज थी पर घटा एनी बाजू आवी नहीं रही। हालांकि तूफान बहुत उठ गया था। तूफान बहुत थयुं हतुं बरफनी अंदर, पण एमने तूफाननी अंदर एनो लावो लेवो तो पण मळ्यो नहीं। बार बार जोर जोर से गरज होती थी जिसके धरती और आकाश की सिराएं काँप जाती है। बार बार सामने से चितपट पर बिजली कांधती थी। बिजलीनो चमकारो थाय छे तेम छतां लेखकने जोवानो आनंद आवे छे और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। એટલે કે જે બરફનો પ્રદેશ હતો એ બધું જ નંગા कर जाना, એટલે કે વીજળીના ચમકારથી બધું દેખાઈ રહ્યું હતું। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलिया का यह कहर मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। મને એવી ખબર હતી કે થોડી વાર સમય થશે, વાતાવરણ ચેન્જ થયું છે એટલે વીજળી ચમકશે અને મારી ઉપર ટીપા વરસાદ પડવા લાગશે। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने की तैयार था कि એને લેવા માટે હું તૈયાર હતો। मगर अचानक हवा रुक गई। इतनी ज वार में एमने इच्छा थी त्यां ज हवा थंभी जाए। बता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिकर गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ गया। जाने कटे पक्षी ने कई वाग्यु होय त्यां ज मरी जाए तड़पीने, एवी रीते आपणा लेखक पण त्यां बारीनी बहार ऊभा था। रूमनी अंदर ऊभा रहीने बारीमांथी बाहें फैलाईने ऊभा था। हमણાં पेલું आवे अने मारे एने वरसादमां नावવું હતું એમને, પણ એ મેળ પડ્યો नहीं। अने त्यां ज एनुं तूफान अटकी जाए। बिल्ली की सांस रुकने लगी। हवे बिजली धीमे धीमे ऊँची थवा लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊँचे आसमान से नीचे आना पड़ा। हवे महसूस करी रहेला कि हमणे पेली तूफान आवशे ने मने लपेटामां लेशे ने मने एनो आनंद उठावવો હતો, પણ હવે વીજળીનો અવાજ ધીરો થઈ જાય
પવનનો અવાજ ઓછો થઈ ગયો, પવન ઓછો થઈ ગયો, તો હવે એમની બાજુ આવી શકે તેમ ના હતું. तूफान का जोम उतर गया, तूफान जो जोर थी तो ये धीरू पड़ी गई. और उसके साथ ही मेरा भी, एनी साथे मारू पण उसके बराबर का भी नहीं हो सका. वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते. आ जीवनની અંદર એક કે બે વાર આવે આવો પ્રસંગ. गुलमर्ग में रहते हुए एक क्षण हर किसी के जीवन में किसी ना किसी रूप में अवश्य आते होंगे. બધાના જીવનમાં આવા પળ આવે છે. तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति का भी खींचकर वहाँ ले जाता है. वरना कहाँ है कि क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है, व्यक्ति क्यों बार बार जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? છેલ્લે આપણા લેખક કહે છે રાકેશ મોહન કે એ સ્થળ મારા માટે બહુ જ અગત્યની હતી, પણ એ મેં વિચાર્યું એવું થયું નહીં. ખાલી માત્ર એ જગ્યા ત્યાં રહેવા માટે નહીં, રોજ રોજ એનું વાતાવરણ બદલાતું રહે છે અને માત્ર બધા ત્યાં જાય છે પણ ખાલી શું ગોલ્ફ એવી એક રમતનું નામ છે કે ત્યાં જઈને રમવા માટે જ જાય છે. અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે.